So hello everyone. In this final part about e-governance, we are going to understand finally what are the benefits of e-governance and what are the challenges of e-governance. तो पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स. तो सबसे पहले तो एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. सेकंड है आपका एक्सपैंडेड रीच ऑफ द गवर्नेंस. थर्ड है improved public administration. Fourth है enables environment for promoting economic development. And fifth है improving service delivery in the form of better access to information and quality services to citizens. आपके 5 benefits आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं फॉर ई गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस. नाउ जो नेक्स्ट ये डायग्राम इसमें दिया हुआ है वो बेसिकली ये बता रहा है कि इंटरनली और एक्सटर्नली ई गवर्नेंस या आईसीटी एनेबल्ड जो ई गवर्नेंस है वो कैसे हेल्पफुल हो सकती है. तो इंटरनली डुप्लीकेशन अवॉइड करती है, ग्रेटर एफिशिएंसी देती है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होती है. एक्सटर्नली जो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स में बात करें, फास्टर सर्विस डिलीवर होती है, ग्रेटर एफिशिएंसी होती है, एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ये दोनों इंक्रीज होती हैं. नेक्स्ट इज ग्रेटर सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन पार्टिसिपेशन, इनोवेशन इन सर्विस डिलीवरी. तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं ऑफ ई गवर्नेंस. नाउ इन सबको इन्यूमरेट करने के लिए हमने एक यहाँ पे चार्ट बनाया है. वी हैव मेड अ चार्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. तो बेसिकली क्या है, अगर हम देखें इसके अंदर चैलेंजेस भी हैं. यस, सो दिस चार्ट actually tells you about here. This chart tells you about the benefits of e-governance. तो इस चीज़ में हमने बहुत इजीली यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बेनिफिट्स दो एंटिटीज़ को होने चाहिए. हमने जब ऊपर डिस्क्राइब किया था, एक तो पब्लिक है, दूसरा गवर्नमेंट है. दोनों को अलग अलग तरीके से बेनिफिट होते हैं. पब्लिक को सबसे पहले कैसे बेनिफिट होता है, ट्रांसपेरेंसी. इसको हम ऐसे एक मिरर बना के याद कर सकते हैं कि वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो जाएगी उन लोगों के लिए, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट है ट्रिपल ई डी. ट्रिपल ई डी मतलब एनहांस्ड, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एनहांस्ड, या फिर एनेबलमेंट, एनेबलमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इन्वायरमेंट किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट है सर्विस डिलीवरी. सर्विस डिलीवरी क्या क्या होगा, सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूव हो जाएगी, क्वालिटी सर्विसेज मिलने लग जाएंगी और बेटर एक्सेस होगा लोगों के पास. तो ये था पब्लिक को क्या बेनिफिट होगा ई गवर्नेंस से. अब हम देखते हैं गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा अगर वो ई गवर्नेंस लेके आते हैं. तो सबसे पहले तो एक्सपैंडेड रीच, गवर्नमेंट वांट्स टू रीच एवरीवन. तो सर्टिफिकेट पे फ़ोटो एंड तो ये दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ एक्सपैंडेड रीच. लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, लोगों तक कैसे बताया जाए कि उनके गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, अवेयरनेस है, उसमें कैसी लाई जाए. सो दीज आर द स्टेप्स. एक्सपैंडेड रीच गवर्नमेंट को मिल रही है. दूसरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंक्रीज हो रहा है सिंस ज़्यादा लोग इसके लूप में आ रहे हैं. थर्ड है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है सिंस आप पेपर नहीं यूज़ कर रहे, आप ट्रेलिंग मेल्स नहीं यूज़ कर रहे, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट. सिंस आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी. जब आपको पता चलेगा कि लोग देख रहे हैं आपके काम को, तो आपकी एफिशिएंसी आराम से बढ़ जाएगी. नेक्स्ट है स्पीडी रिडक्शन इन रेड टेपिज्म. जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट के अंदर, तब रेड टेपिज्म जो है वो कम होगा. रेड टेपिज्म का मतलब है जो चीज़ें रेड टेप के अंदर चली रहती है, मतलब बहुत सालों तक खिंचती रहती हैं इन ब्यूरोक्रेसी, उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं. देन गवर्नमेंट को एक और जो फैक्टर मिल रहा है कि अगर गवर्नमेंट को किसी स्कीम के लिए फीडबैक चाहिए तो गवर्नमेंट को वो भी मिल रहा है. फीडबैक थ्रू कम्युनिकेशन, कॉन्स्टेंट टू वे कम्युनिकेशन होगा इसके अंदर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फीडबैक अच्छा मिलेगा. तो दिस वॉज द बेनिफिट. मतलब हम 5 से 7 बेनिफिट्स, 5 to 7 बेनिफिट्स आराम से लिख सकते हैं इन फेवर ऑफ बोथ पब्लिक एंड इन फेवर ऑफ बोथ गवर्नमेंट. इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल. अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे जो है चैलेंजेस. तो चैलेंजेस को डिवाइड और समझने के लिए बहुत ईजी सा हमने एक चार्ट बनाया है जिससे हमको चैलेंजेस समझ में आएंगे. तो सबसे पहले चैलेंजेस को समझने के लिए यहाँ पे भी सेम चार्ट है जिसको हमने यहाँ पे बनाया है.
3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं चैलेंजेस को। सबसे पहला इकोनॉमिक्स, फिर सोशल, फिर टेक्निकल टेक्निकल। तो सबसे पहले टेक्निकलिटी में अगर हम देखें तो टेक्निकली हमने जो ऊपर डिस्कस किया था पीपल सर्विसेज जो पिलर्स थे ई गवर्नेंस के, सो देवर पीपल। हम एक बार देख लेते हैं कौन से पिलर्स थे ई गवर्नेंस के। ऑल राइट, ओके ओके ओके, यस। पीपल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और रिसोर्सेज। तो ये 4 पिलर्स थे ई गवर्नेंस के। अगर इन पिलर्स में से कोई भी सही से काम ना करे तो ई गवर्नेंस अच्छे से काम नहीं करेगी। तो पीपल, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। ऑल राइट, एंड फोर्थ इज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज तो हमारा इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है। पीपल हमारे सोशल में आ जाएंगे। टेक्निकल के लिए हम ये बात करेंगे एंड सर्विसेज के लिए भी हमारा इकोनॉमिक्स या टेक्निकल में आ जाएगा। तो चैलेंजेस की बात करें, जब ई गवर्नेंस की बात होगी, सबसे पहली क्वेश्चन हमारे पास आएगा साइबर सिक्योरिटी का या फिर नॉर्मल सिक्योरिटी का। ये जो डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा वो कितना सिक्योर्ड होगा। सिक्योरिटी के बाद अगर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी होता है तो सबसे पहले लोगों की प्राइवेसी जाएगी। तो दैट इज़ वाई इस पे क्वेश्चन भी आता है कि प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है लोगों की, इसलिए पीपल आर रिडंडेंट और पीपल आर रिलक्टेंट टू प्रोवाइड डेटा। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन पे, कि मतलब सपोज प्राइवेसी को बचाने के लिए आप किसी को ऑथेंटिकेट भी करोगे तो वो कैसे करोगे। बायोमेट्रिक्स जैसे यूआईडी होती है तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन नेसेसरी होता है, तो इसी चीज़ के लिए आप ऑथेंटिकेट कैसे करोगे, आपका ऑथराइजेशन कौन देगा, एंड दीज ऑल क्वेश्चन अराइज। तो ये सारा टेक्निकल एस्पेक्ट में होता है। एक और चीज़ जो टेक्निकल एस्पेक्ट में आती है वो है टेक्निकल नो हाउ। मतलब हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स ही नहीं है जिनको टेक्निकल इतनी नॉलेज हो इन सब चीज़ों को संभालने के लिए। तो हमने ये सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन एंड टेक्निकल नो हाउ और स्किल, ठीक है, ये तो टेक्निकल साइड पे होगा। इकोनॉमिक साइड पे अगर हम देखें, सबसे पहले तो कॉस्ट है, बिकॉज ई गवर्नेंस लाने के लिए आपको ऐप या फिर आपको एक नॉर्मल डेस्कटॉप या फिर कहीं पे भी आपको यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड सम कॉस्ट। तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा बियर होगी। यू नीड ब्रॉडबैंड सिस्टम लगाने के लिए आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा, कुछ स्पीड्स लाने के लिए, लाइंस बिछाने के लिए। सो दीज ऑल कम टू द कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है मेंटेनेंस की, मतलब इस चीज़ का मेंटेनेंस कौन करेगा एंड जो मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी उसको कौन बियर करेगा। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व होती है तो वो लेस पोर्टेबल से मोर पोर्टेबल होती है। सो पोर्टेबिलिटी के लिए आप कब कब उसको अपग्रेड करते रहोगे, कैसे करते रहोगे, सो ये भी देखना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो चैलेंज। एंड देन इज़ रीयूजेबिलिटी, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कैसे रीयूज़ करोगे, क्योंकि वो अगर पुराना कंप्यूटर यूज़ में नहीं हो रहा तो आपको और मुझे भी पता है कि उसका क्या होता है, इट जस्ट सिट्स देयर एंड कलेक्ट्स डस्ट। तो इसलिए रीयूजेबिलिटी भी देखी है उसकी। लास्ट एस्पेक्ट जो आता है वो है सोशल का, कि सोशल में सबसे पहले अवेयरनेस, कि आप लोगों में अवेयरनेस कैसे पहुंचाओगे रूरल एरियाज़ में खासकर। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, कि अगर सपोज अवेयरनेस पहुंच भी गई तो आप एक्सेसिबिलिटी कैसे लाओगे। जैसे आपने CSC स्कीम में कियोस्क बनाने का सोचा है, तो कियोस्क कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, कितनी देर तक लगेंगे, कितनी दूर लोगों को पड़ेंगे, तो ये कैसे सोचा जाएगा। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी और यूसेज। इसमें टेक्निकल नो हाउ का ही क्वेश्चन आता है कि यूजेबिलिटी कैसे की जाएगी और यूसेज जो है वो कौन देखेगा। फाइनल पॉइंट है इसका लोकल लैंग्वेज। इंडिया में इतनी सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो उन लोकल लैंग्वेजेस के लिए कस्टमाइज करके बनाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। दैट इज़ वाई ई गवर्नेंस को लाना एक नॉट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इट हैज़ टू बी डन इन स्टेजेस, इट नीड्स टू बी डन स्टेप वाइज and it needs to have constant feedback mechanism from people. लास्ट पॉइंट जो हम सोशल में देख सकते हैं वो है अर्बन एंड रूरल का डिवाइड। अर्बन एरियाज में आप अवेयरनेस भी फैला लोगे, एक्सेसिबिलिटी भी ला लोगे, यूजिबिलिटी भी हो जाएगी, लोकल लैंग्वेज की भी दिक्कत नहीं आएगी, बट रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। एंड ये दीज आर द पीपल हु नीड इट द मोस्ट, जिनको गवर्नमेंट की सर्विसेज की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। So that is why we have to focus our efforts on increasing the ability of rural people to engage in e-governance.
ऑलराइट, परफेक्ट। सो ये हमने चैलेंजेस डिस्कस किए इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल बैकग्राउंड पे। हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए फॉर पब्लिक एंड गवर्नमेंट, एंड वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। उससे पहले हमने डिजिटल इंडिया के बारे में बात की थी, व्हाट आर द स्टेप्स इन डिजिटल इंडिया। 11 स्टेप्स टोटल थे, 11 प्रोसेसेस कह सकते हैं हम इनको डिजिटल इंडिया में। हमने पिलर्स पे बात की डिजिटल इंडिया के, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ई क्रांति है। इस नोट्स में ई क्रांति के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आपको उसको पढ़ना हुआ तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ई गवर्नेंस के बारे में हमने बात की। हमने फाइनली बात की एग्जाम्पल्स ऑफ ई गवर्नेंस जो स्टेट्स ने अपना रखे हैं, भूमि, खजाने, ई सेवा, ई कोर्ट्स। देन हमने ई डिस्ट्रिक्ट, MCA 21, ई ऑफिस। ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लेना ई गवर्नेंस में। लास्ट हमने डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस, हमने बात की थी। हमने पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस की बात की थी। हमने 4 स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया में बात की थी। ये नोट्स में नहीं गिवन है, तो आपको अगर यहाँ से देखना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ईजी है। 1980 का एक पीरियड था जब सबसे पहले कंप्यूटर आए। 1990s में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और स्टेट्स ने कंप्यूटर स्पेसिफिक बने एंड अपने डिपार्टमेंट्स में लेके आए। 2005 या 6 में सबसे पहला NEGP आया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। सो NEGP 1 कह सकते हैं इसको। वो थोड़ा सा फेल हो गया बिकॉज हमारे पास इंफ्रा नहीं था और नॉलेज नहीं थी। तो 2015 में NEGP 2.0 आया, जिसके तहत हमने उसको डिजिटल इंडिया के साथ लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स होते हैं, 11 बेसिक प्रोसेसेस या स्टेप्स हैं जिसके अंदर डिजिटल इंडिया में। फाइनली हमने डेफिनेशन की बात की ई गवर्नेंस के। डेफिनेशन दैट वाज गिवन बाय काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसके अंदर पब्लिक एक्टिवेशन आता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक सर्विसेज आता है, इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी आता है, एंड रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड अथॉरिटी आता है। तो हमें समझ में आया कि ICT क्या होता है। ICT का फुल फॉर्म अगेन अगर हम आपसे जाने, तो ICT इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICT, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट सर्विसेज, ई गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेंगी, एंड इट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। देन देयर इज़ ऑल्सो ट्रांजिशंस, जो बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं वो कर पाएंगे हम। इंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियस सर्विसेज एंड एग्जिस्टिंग सर्विसेज जो गवर्नमेंट की हैं वो हो पाएंगी। देन फाइनली एक इंफॉर्मेशन पोर्टल बन पाएगा फॉर ऑल दीज थिंग्स। दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ ICT एंड द बेसिक डेफिनेशन जो हो सकती है ई गवर्नेंस की। फाइनली ई गवर्नेंस जो है दैट एंड्स एग्जाम्पल्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट होंगे फ्रॉम आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव। फाइनली अगर हम कंक्लूजन की तरफ देखें, ई गवर्नेंस गेटिंग मोमेंटम इन इंडिया बट पब्लिक अवेयरनेस एंड द डिजिटल डिवाइड। सो डिजिटल डिवाइड, I will use a better pen than this. तो public awareness, digital divide and important issues to be addressed are important issues। ये हमारे पास पहले से issues हैं जिनको address करना चाहिए government को। The success of governance measures largely depends on the availability of high-speed internet and the nationwide role of 5G technology in the near future will strengthen our resolve। तो कंक्लूजन देने के लिए आप ये दे सकते हो कि इश्यूज गवर्नमेंट के हैं, बट अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कह लो, एंड रोल आउट ऑफ 5G क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा किसका, गवर्नमेंट के एफर्ट्स को इन राइट डायरेक्शन। तो ये आपने पॉजिटिव नोट के साथ अपना आंसर एंड किया एंड आपको मिले फुल मार्क्स, फुल 15 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है ई गवर्नेंस पे। एंड फाइनली दिस वॉज इट, हमारा ई गवर्नेंस का टॉपिक खत्म हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट इन गवर्नेंस। गवर्नेंस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, entire subtopic in CSE, so that's why this becomes an important part of your syllabus and hope you liked it. Thank you. Do subscribe the channel, SCRIBE, yes, do subscribe the channel to support us and help us grow this channel more and more. If you liked it, do share it with your friends as well.
थैंक यू, होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।